डॉक्टर साहब किस किस तरह की ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे पहले ब्रेन से रिलेटेड देखने को मिलती है? लाइफस्टाइल में है वो ब्रेन ट्यूमर है। सेकंड जो चीज़ होती है ब्रेन में इन्फेक्शन हो जिसको मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। स्ट्रोक बहुत कॉमन है आज की लाइफस्टाइल में। स्ट्रोक जिसमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? फर्स्ट थिंग इज न्यू हेडेक। आपकी अब तक की लाइफ नॉर्मल है लेकिन अचानक से आपको सिर में दर्द स्टार्ट हो गया पिछले कुछ दिनों से, दैट मे बी ब्रेन ट्यूमर। अगर डिटेक्ट हो गया है कि ट्यूमर है, मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पर क्या रहता है? क्या सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन? हमारे पास जो ट्रीटमेंट की 3 फैसिलिटी होती हैं। द फर्स्ट इज सर्जरी। Hello friends, welcome to Healthcare series presented by SSB Heart and Multi Speciality Hospital. I am with you शिखा यादव। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत को जानना और समझना दोनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके ट्रू एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए। आज ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी कि ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि सब कुछ हमारे दिमाग से ही शुरू होता है। अगर हमने अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लिया तो दैट मीन्स हमने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया। ऐसा कहते हुए आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से या फिर मोटिवेशनल गुरु या फिर स्पिरिचुअल टीचर्स जो भी हों, लेकिन सिखाया यही जाता है। तो एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है बीमारी के बारे में। अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक हल्के से सिरदर्द से शुरू होकर ये प्रॉब्लम एक ब्रेन ट्यूमर तक भी जा सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो आइए आज ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड सर्जरी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार से, जो है सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ न्यूरो स्पाइन सर्जरी। डॉक्टर भूपेंद्र, वेलकम। डॉक्टर भूपेंद्र, मैं बात करना चाहूँगी आपसे ब्रेन से रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में। फॉर श्योर सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल आ जाता है, कहते हैं कि दिमाग है तो सब कुछ है और उसी के बाद हमारा शरीर सही रह पाता है। दैट मीन्स एक सीधी सी बात कि जो माइंड है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो एज ए सर्जन आप इस बात को हमें कैसे समझाएंगे कि जो माइंड है व्हाट इज़ दिस, एंड सेकेंडली कैसे ये फंक्शन करता है, हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है? सबसे पहले ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। जो हमारे जो टॉप मोस्ट पार्ट जो हम सर बोलते हैं, इस सर के अंदर जो स्कल होती है जिसको खोपड़ी बोलते हैं, इसके अंदर एक 1400 ग्राम का ब्रेन होता है। दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। ये खोपड़ी जितनी हार्ड होती है ब्रेन उतना ही सॉफ्ट होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रेन का मॉडल है जी। दिखने में तो बाहर से एक सिंपल ऑर्गन लग रहा है, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ये अल्टीमेटली एक वायर्स का नेटवर्क है। यहाँ पे बहुत सारे वायर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और एक बाकी बॉडी से इंफॉर्मेशन लाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिएक्शन या उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट, उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट्स होती हैं। क्योंकि ब्रेन्स में जो वायर्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा पार्ट है जो एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा नहीं बनता। इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि ब्रेन का हर पार्ट, ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी के बाकी ऑर्गन्स इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और अकॉर्डिंगली रिएक्शन देने के साथ मूवमेंट होती है। तो एक सेंसरी मूवमेंट होता है और एक मोटर मूवमेंट होता है। अब ब्रेन जो है बाकी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड होता है थ्रू ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारी नर्व्स का एक बंडल होता है। तो ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन उस बंडल के थ्रू आती है और हर एक ऑर्गन के लिए एक पर्टिकुलर नर्व निकलती है। एक नर्व सेंसेशन लाती है और दूसरी नर्व मोटर मूवमेंट या पर्टिकुलर मूवमेंट या पर्टिकुलर रिएक्शन देती है। डॉक्टर साहब किस किस तरह की ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे पहले ब्रेन से रिलेटेड देखने को मिलती है? लाइफस्टाइल में है वो ब्रेन ट्यूमर है। सेकंड जो चीज़ होती है ब्रेन में इन्फेक्शन हो जिसको मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं। स्ट्रोक बहुत कॉमन है आज की लाइफस्टाइल में। स्ट्रोक जिसमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, ब्रेन की किसी नस में ब्लॉक हो सकता है। दौरे एपिलेप्सी बहुत कॉमन है आज की लाइफस्टाइल में, एपिलेप्सी। उसके अलावा बच्चों में अलग तरह की बीमारी देखेंगे, जैसे हाइड्रोकेफलस, बच्चों के सिर बड़ा हो जाना, बच्चों के सिर में पानी बढ़ जाना। और उसके अलावा हेड इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ब्रेन हेमरेजेस। उसके अलावा जो है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जिसमें एक तरह से किसी भी अगर पर्टिकुलर नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया अपने आप में एक बीमारी है जिसमें फेस को सप्लाई करने वाली नस कहीं ना कहीं कंप्रेस होती है और इतना सीवियर पेन होता है कि जिस पर्सन को पेन होता है वो ना तो खा पाता है, ना सो पाता है, ना चल पाता है। तो इस तरह से ब्रेन से रिलेटेड ये सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो चलिए ब्रेन ट्यूमर की बात कर लेते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसको डायग्नोज कर सकते हैं हम, अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ सकते हैं?
ट्यूमर क्या होता है, एक सेल वो एबनॉर्मल, मतलब वो सेल डिस्टॉर्ट हो जाती है, अब बाकी सेल से अलग हो जाती है, और नॉर्मल सेल्स जिस तरह से ग्रो करती हैं वो उससे कहीं रैपिडली ग्रो करती है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, उस स्पीड से रैपिडली ग्रो करती है, तो अपने आप में एक एबनॉर्मल सेल्स का एक गांठ बना लेती है। ट्यूमर को एक हिंदी में आम भाषा में कहें तो गांठ ही कहा जाता है। तो यही एक गांठ को ब्रेन, अगर ये ब्रेन में हो तो इसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ये ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो सकती है। अब रही बात ब्रेन ट्यूमर्स कई तरह के होते हैं। पहली बात प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स कि ब्रेन, ये सिर्फ ट्यूमर ब्रेन में है, बॉडी के बाकी पार्ट्स नॉर्मल है। दूसरा होता है सेकेंडरी, कि ट्यूमर कहीं और है और वो ब्रेन में भी फैल गया है, उसको मेटास्टेसिस या सेकेंडरी ट्यूमर्स बोलते हैं। फिर ये सारे ट्यूमर्स इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि बिनाइन और मैलिग्नेंट, कैंसर या नॉन कैंसर। ओके। एक कैंसर वाला ट्यूमर जो बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और नॉन कैंसर जिसमें वो भी रैपिडली ग्रो करता है बट कैंसर से कम स्पीड से ग्रो करता है और उससे कम डैमेज करता है, और जिसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से अवेलेबल है। लक्षण जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं। द फर्स्ट थिंग इज न्यू हेडेक, कि आपकी अब तक की लाइफ नॉर्मल है लेकिन अचानक से आपको सिर में दर्द स्टार्ट हो गया पिछले कुछ दिनों से, दैट मे बी ब्रेन ट्यूमर। हेडेक जो पहले बहुत हल्का होता था अब तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज होता है और लंबे समय तक होता है, वो हेडेक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ओके। हेडेक जो आपको नींद से जगा दे या अर्ली मॉर्निंग में होता है, वो हेडेक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। हेडेक जिसमें हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है और वॉमिटिंग के बाद हेडेक हमारा ठीक हो जाता है, इस तरह का ट्यूमर, इस तरह का हेडेक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है जी। सेकंड जो कॉमन सिम्टम्स वो देखा गया है, दौरे, एपिलेप्सी, वो सिंपल एक हाथ की एबनॉर्मल मूवमेंट भी हो सकती है और उसमें आदमी बेहोश तक भी हो सकता है। हाँ। थर्ड होती है कि वॉमिटिंग, परसिस्टेंट वॉमिटिंग जो रुक ही नहीं रही है, 3, 4, 5 टाइम्स ए डे, वो वॉमिटिंग भी हेडेक में हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर्स में हो सकती है। उसके अलावा होती है नेक्स्ट, जो अगर ब्रेन ट्यूमर और बढ़ गया और अगर क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स के पास पहुंच गया तो ब्रेन ट्यूमर्स में पैरालिसिस भी हो सकता है। उसमें एक हाथ या एक पैर या एक साइड की बॉडी पैरालाइज हो सकती है। इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ये क्वेरीज होती हैं, क्या ये मिथ है या ऐसा सभी पेशेंट्स के साथ होता है या कोई पर्टिकुलर रीजंस होते हैं कि जिनको इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ते हैं? तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि ब्रेन ट्यूमर कहाँ पे है, कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में है। तो जिस पार्ट में होगा वो वाला पार्ट जो भी फंक्शन करता होगा सबसे पहले वही सिम्टम्स आएंगे। सेकंड डिपेंड करता है कि ट्यूमर किस तरह का, क्या ये रैपिडली ग्रोइंग कैंसरस ट्यूमर है, जितना रैपिडली ग्रो करेगा आसपास की चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा, सिम्टम्स बढ़ते चले जाएंगे। थर्ड डिपेंड करता है साइज कितना है ट्यूमर का। जी। छोटे ट्यूमर्स नॉर्मली सालों तक पड़े रहते हैं, पता भी नहीं चलता है जब तक ये ट्यूमर बहुत बड़ा आकार न ले ले। तो जो पैरालिसिस की बात आपने कही, अगर हमारा मोटर ट्रैक्ट जो होता है, मोटर ट्रैक्ट मीन्स हमारे हाथ पैरों की मूवमेंट कंट्रोल करने वाला एरिया। मोटर ट्रैक्ट होल ट्रैक्ट, ब्रेन के एक पार्ट से वायर आते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उस पूरे नेटवर्क में कहीं पे भी अगर ब्रेन ट्यूमर इन्वॉल्व कर लिया तो हमें पैरालिसिस हो सकता है। एंड अगर डिटेक्ट हो गया है कि ट्यूमर है और उसका साइज भी हमें पता चल गया है कि क्या स्टेज है, तो मोड ऑफ ट्रीटमेंट वहाँ पर क्या रहता है? क्या सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन? हमारे पास जो ट्रीटमेंट की 3 फैसिलिटी होती हैं। द फर्स्ट इज सर्जरी। द मोस्ट ऑफ द केसेस इन ब्रेन ट्यूमर्स वी नीड सर्जरी, मोस्ट ऑफ द केसेस। और मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी से ट्यूमर पूरा निकाले जा सकते हैं और जान बचाई जा सकती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूमर या तो बहुत डिफिकल्ट लोकेशन पे होते हैं, सपोज ब्रेन स्टेम में होते हैं, या ट्यूमर इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि इसमें सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, ओल्ड एज पेशेंट है, 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उनमें 80 ईयर पेशेंट में ब्रेन सर्जरी सो डिफिकल्ट। तो इस तरह के पेशेंट के लिए फिर हम हमारे पास अदर थेरेपीज आर लाइक रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। उस रेडियोथेरेपी में आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, इसमें हम बोलते हैं साइबर नाइफ, गामा नाइफ। और कीमोथेरेपी की भी लेटेस्ट, पहले इंजेक्शंस लगते थे, आजकल सिर्फ टैबलेट से भी काम चल जाता है। ओके। लोगों के मन में ये एक डर हमेशा होता है कि अगर ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया, उसके बाद सर्जरी हो गई है, क्या उनकी लाइफ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है? क्या कंप्लीटली क्योरेबल है ये सर्जरी? अर्ली डिटेक्शन इज मस्ट। अगर आप अर्ली स्टेज में आएँ, टाइम से अगर आप डिटेक्शन आपका ट्यूमर का हो जाए, टाइम से अगर आप सर्जरी कराएं या जो भी थेरेपी, जो भी मॉडलिटी रिकमेंडेड है, अगर वो कराएं तो यस, रेस्ट ऑफ द लाइफ कैन बी नॉर्मल। चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं, माइक्रोस्कोप्स जिनसे हम देख के सर्जरीज करते हैं, माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस हो गए, जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम मैग्नीफिकेशन मिलता है, जहाँ हम एक एक ट्यूमर के, ब्रेन के एक एक पार्ट को हम आराम से देख सकते हैं, डीपेस्ट पार्ट को। सेकेंड थिंग, न्यूरो नेविगेशन, जहाँ पे
पहले बड़े बड़े चीरे लगा के पूरी खोपड़ी खोल के जो है ऑपरेशन होता है, आजकल 2-2 सेंटीमीटर 3-3 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर के इंसिडेंस से हम सर्जरीज करते हैं। ओके। थर्ड थिंग इज न्यूरो मॉनिटरिंग। न्यूरो मॉनिटरिंग एक ऐसी मॉडलिटी है जहाँ पे हम लाइव सर्जरी ड्यूरिंग सर्जरी हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कहीं हमने ब्रेन के नॉर्मल पार्ट को डैमेज तो नहीं किया, ड्यूरिंग सर्जरी हैंडलिंग तो नहीं हुई है। अगर बात करें एसएसबी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है? अगर पेशेंट आता है न्यूरो का, उसको सर्जरी करानी है, तो क्या क्या यहाँ पर एडवांसमेंट अवेलेबल है? First thing, like all basic investigation modalities we have available, CT scan, MRI and everything. The next step is management surgery. So we have the advanced OT, neurosurgery OT. जिसमें advanced Zeiss का microscope, which is the latest microscope. We have neuro navigation. We have advanced drills जो हम ब्रेन तक पहुंचने के लिए स्कल के पार्ट को जिसको निकालते हैं क्रियोटमी बोलते हैं. We have advanced drills. We have CUSA machine. We have neuro monitoring. And we have all the possible gadgets which is required for brain tumor surgery and spinal surgery. किसी भी पेशेंट जो कि सर्जरी करा रहा है और हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी सबसे पहली क्वेरी होती है कि वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहेगा, कब डिस्चार्ज होगा, या सर्जरी के बाद कब वो नॉर्मल लाइफ को लीड कर पाएगा। तो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद क्या सिचुएशन रहती है पेशेंट्स की? नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा जो स्टे होता है वो 3 to 4 डेज़ का होता है। सर्जरी के बाद 3 to 4 डेज़ में हम लोग देख लेते हैं कि कहीं सर्जरी के बाद कोई डेफिसिट तो नहीं आई है या पेशेंट को कोई कंप्लेंट्स तो नहीं है। नॉर्मली ज़्यादातर कंप्लेंट होती है सर्जिकल साइड पे पेन होता है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, टाँकों में दर्द होता है, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ है, कुछ पेशेंट को डेफिसिट्स आई हैं तो उनको मैनेज करते हैं। एंड वंस द पेशेंट इज एबल टू वॉक और एबल टू ईट देन वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट। ओके। किसी किसी केसेस में हम लोग 3rd डे पे पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं, कभी कभी इवन पेशेंट को 1-2 हफ्ते रोकना पड़ता है। ओके। डॉक्टर भूपेंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है डॉक्टर भूपेंद्र फौजदार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी थे, जिन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें ये समझा दिया कि इस छोटे से सिरदर्द से लेके ब्रेन ट्यूमर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। अर्ली डायग्नोसिस अगर आप करवा लेते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हैं। इवन आफ्टर सर्जरी भी लाइफ को बचाया जा सकता है और लाइफ को नॉर्मल तरीके से पहले की तरह लीड भी किया जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या आपके किसी फैमिली मेम्बर को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है न्यूरो से रिलेटेड, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आप एसएसबी हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट में कंसल्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर।